Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MTH 426 Introduction to Mayer Theory. My name is Dr. Saqib Hussain and currently I am working as an assistant professor in the Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ 32 लेक्चर्स तक रहेगा इस कोर्स में। बाकी कोर्सेज की तरह इस कोर्स में भी जो एवेल्यूएशन प्रोसीजर होगा कि इस कोर्स के दौरान आप लोगों ने 4 क्विज़ेस देने होंगे, 4 असाइनमेंट सबमिट करनी होंगी और 4 ग्रेडेड डिस्कशन टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा सेशनल 1, सेशनल 2 और टर्मिनल एग्जामिनेशन होंगे। मेयर थ्योरी बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफरेंट सेट्स की मेजरमेंट्स को डील करते हैं। जैसे ट्राइंगल की मेजरमेंट उसका एरिया होती है, किसी भी इंटरवल की मेजरमेंट उसकी लेंथ है, किसी क्यूबाइड की मेजरमेंट उसका वॉल्यूम है। तो हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट डिस्कस करते रहते हैं इससे पहले डिफरेंट कोर्सेज में। इस कोर्स में पर्टिकुलरली हम रूल्स देखेंगे कि डिफरेंट सबसेट्स ऑफ रियल नंबर जो होते हैं उनको कैसे मेजर किया जाता है, मेजरमेंट्स के रूल्स क्या हैं और मेजर इनफैक्ट है क्या और मेजर किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। ये कोर्स बेसिकली 2 सेक्शन में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है वो सेट थ्योरी से रिलेटेड है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेट थ्योरी और सेट थ्योरी में सेट्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। और सेकंड सेक्शन में हम मेयर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मेयर थ्योरी क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और मेयर थ्योरी का इनफैक्ट दूसरी ब्रांचेज ऑफ एनालिसिस से क्या रिलेशन है। आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्री सेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री सेट थ्योरी से मुराद यहाँ पे मेरी बेबी सेट थ्योरी है जो आप अप टू प्राइमरी लेवल डिस्कस कर लेते हैं। इस पहले लेक्चर में हम प्राइमरी लेवल तक की सेट थ्योरी जो आपने पढ़ी है, बेसिक सेट्स थ्योरी, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि इस सेट थ्योरी की फर्दर जो जनरलाइजेशन है यानी अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी जो है वो क्या है, वो थ्योरी कैसे डेवलप हुई और इस बेसिक सेट थ्योरी से उसका क्या रिलेशन है। जैसे मैंने पहले बात की कि हम आज के लेक्चर में बेसिक सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्री सेट थ्योरी और देन हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। एलिमेंट्री सेट थ्योरी में हम सेट और इसके सबसेट्स डिफाइन करेंगे। देन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स डिफाइन करेंगे और इसके बाद सेट्स ऑपरेशंस क्या होते हैं। जिस तरह हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, आया सेट्स के लिए भी क्या कोई ऐसे ऑपरेशंस डिफाइंड हैं, अगर वो हैं तो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, उन पे हम बात करेंगे। इस टॉपिक को डिटेल में शुरू करने से पहले हम एक नज़र कोर्स आउटलाइन पे डाल लेते हैं। कोर्स आउटलाइन में हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे डेफिनेशंस ऑफ सेट थ्योरी और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है सेट्स की। देन हम सेट्स पे डिफरेंट रिलेशंस डिफाइन करेंगे, फंक्शंस डिफाइन करेंगे, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। देन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ ए सेट क्या है और इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन किया जाए वो सेट को पार्टीशन करता है इक्विवेलेंस क्लासेस में
तो इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं इस पे हम बात करेंगे। फिर फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स, जैसे इंजेक्टिव फंक्शंस, एडजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, कांस्टेंट फंक्शंस हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है, और इसके अलावा पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। जितने भी टाइप्स के फंक्शंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी में चॉइस फंक्शन, एक्सियम ऑफ चॉइस क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन और इनकी एप्लीकेशंस क्या है, देन काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर सेट थ्योरी की मेजर एप्लीकेशंस, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी की अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स में आती है, तो हम रिव्यू करेंगे टोपोलॉजी, इनफैक्ट सेट टोपोलॉजी की बेसिक प्रॉपर्टीज और सेट टोपोलॉजी का कनेक्शन क्या है सेट के साथ, इसको हम देखेंगे। देन जी सेट्स, बोरेल सेट्स, कैंटर सेट्स, और इसके अलावा सेट्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन मेयर थ्योरी, बिकॉज लेबेग इंटीग्रेशन जो है वो रिलेट होती है रीमान इंटीग्रेशन से। इनफैक्ट रीमान इंटीग्रेशन में जो ड्रॉबैक्स थे उनको एलिमिनेट किया गया लेबेग इंटीग्रेशन में। सो हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस जो है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को रिव्यू करेंगे एंड देन उनकी जनरलाइजेशन डिस्कस करेंगे मेयर थ्योरी में। आफ्टर दिस, जिस तरह अलजबरा में रिंग स्ट्रक्चर है, इसी तरह यहाँ पे हम रिंग ऑफ सेट्स डिफाइन करेंगे, सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स डिफाइन करेंगे और इनका इंटर रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। देन हम सेट्स पे अलजबरा डिफाइन करेंगे, सेम केस में सिग्मा अलजबरा डिफाइन करेंगे और इनका रिलेशन देखेंगे विद सिग्मा रिंग्स। आफ्टर दिस हम स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा कंस्ट्रक्ट करेंगे जो किसी एक सेट को कंटेन करता है। देन हम आउटर मेयर डिफाइन करेंगे रियल लाइन पे और इसके सबसेट्स पे, आउटर मेयर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस, व्हाट इज लेबेग आउटर मेयर, लेबेग आउटर मेयर को हम डिफाइन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एंड देन हम इन मेयरेबल सेट्स पे फंक्शंस डिफाइन करेंगे जिन्हें हम मेयरेबल फंक्शंस कहेंगे। मेयरेबल फंक्शंस की अप्रोक्सीमेशन डिस्कस करेंगे ऑन क्लोज्ड एंड ओपन सेट्स, और ये क्लोज और ओपन सेट्स सेम फैशन में डिफाइन होंगे जैसे आप टोपोलॉजी में स्टडी करते रहे। इसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन डिस्कस करेंगे, जैसे सिंपल फंक्शन या कैंटर्स फंक्शन है, और कैंटर सेट्स को डिस्कस करेंगे। अब सेट थ्योरी की जैसे मैंने एप्लीकेशन बताई कि मेयर थ्योरी भी एज ए एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी हम पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जरूरी नहीं कि हर सेट जो है वो मेयरेबल सेट्स हो। कुछ ऐसे सेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो मेयरेबल नहीं होते, और ये सेट्स जो है टोटली अब्स्ट्रैक्ट वे में डिफाइन किए जाते हैं। तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन लेबेग मेयरेबल सेट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये तो मेन कोर्स आउटलाइन थी जो इस सब्जेक्ट में हम स्टडी करेंगे। होपफुली इन 32 लेक्चर्स में हम ये सारे टॉपिक्स इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इनकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। अब जो बुक्स हम फॉलो करेंगे उन पे कुछ बात कर लेते हैं। मेनली फर्स्ट सेक्शन जो है इस कोर्स का, वो क्योंकि सेट थ्योरी से रिलेटेड है, तो सेट थ्योरी के लिए हम
2 बुक्स फॉलो करेंगे जो इस लेक्चर के एंड में मैं रेफरेंस साइट करूंगा। इसी तरह हर लेक्चर के एंड में अगर किसी और बुक से कोई टॉपिक लिया गया होगा तो उसका रेफरेंस हम कोट करेंगे। तो ये तो थी इस कोर्स की आउटलाइन। अब हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक यानी एलिमेंट्री सेट थ्योरी। सबसे पहले व्हाट इज सेट थ्योरी? Set theory is a branch of mathematical logic which deals with sets. Mathematical form of set theory जो है ये present की थी around 1870 by G. Cantor. G. Cantor के बाद इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो एक फिलोसोफर डेडिकाइंड है जो कैंटर का फ्रेंड भी था। उसकी कंट्रीब्यूशंस है लॉजिकल सेट थ्योरी में। तो यहाँ हमारा मेन जो फोकस होगा वो अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी पे होगा। ऑल्दो हम फर्स्ट 2 और 3 लेक्चर में एलिमेंट्री सेट थ्योरी और उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज सेट? A set is any well-defined list, collection or class of objects. तो यहाँ पे हमने कहा कि सेट इनफैक्ट कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। अब वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड एक प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि आया कोई एलिमेंट जिस सेट को हम स्टडी कर रहे हैं उससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब सेट्स की डिफरेंट एग्जांपल्स आप जानते होंगे। जस्ट हम एलिमेंट्री सेट थ्योरी की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट first thing, set of numbers one, 2, 3 and 7. Second example, set of countries of the world. Third example है set containing elements A, E, I, O, U. Fourth example, set of square matrix, set of square matrices of order 2. तो इसी तरह हमने और बहुत सी एग्जांपल्स सेट्स की डिस्कस की हुई हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल्स थी सेट्स की। इसी तरह अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं एक और सेट ले रहा हूं, सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये चंद एक एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की हैं सेट्स की। इन एग्जांपल से आप ऑब्जर्व करें कि सेट्स के एलिमेंट्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नंबर्स ही हों।
सेट्स के एलिमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं, सेट के एलिमेंट मैट्रिसेस भी हो सकते हैं, सेट के एलिमेंट अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, सेट्स के एलिमेंट कंट्रीज भी हो सकते हैं, सेट के एलिमेंट किसी कंट्री के सिटीज भी हो सकते हैं, सेट के एलिमेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं, सेट्स के एलिमेंट सेट्स भी हो सकते हैं। यानी सेट्स के एलिमेंट जो हैं उनका नंबर होना जरूरी नहीं। तो सेट बेसिकली कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। अब वो ऑब्जेक्ट्स किस तरह के हम ले रहे हैं ये डिपेंड करेगा उस सेट की नेचर पे। अब कुछ नोटेशंस जो हम सेट्स में फॉलो करते हैं उनको हम देख लेते हैं। नॉर्मली हम सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक्स वाई जी, कैपिटल लेटर्स यूजली सेट्स को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं, और जो लोअर केस लेटर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ सेट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिक नोटेशंस थी सेट थ्योरी की। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम देखें तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 एंड 7। तो इसको हम नोटेशन में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 7। तो इनफैक्ट अगर सेट के सारे एलिमेंट्स नॉन हो तो उन एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। तो ये सेट हमने अज्यूम कर लिया ए के इक्वल है। सिमिलरली दूसरा सेट जो है सेट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इनफैक्ट ऑल कंट्रीज को सेट में हम लिख तो सकते हैं, बट इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। तो यहाँ हम जो रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट वन इज टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट है, और दूसरी जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को इन लिस्ट कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये सेट डिस्कस किया 1 2 3 एंड 7, तो ये सेट की टेबुलर फॉर्म है। बट अगर हम दूसरे सेट को देखें जो था सेट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको रिप्रेजेंट करता हूं से मैं बी से, और इसको मैं इस फॉर्म में डिफाइन कर लेता हूं एक्स सच दैट एक्स इज ए कंट्री। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस देखें क्या क्या है कि फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन में हमने इन लिस्ट कर दिए मेंबर्स ऑफ द सेट, और सेकंड रिप्रेजेंटेशन में हमने तमाम कंट्रीज को इन लिस्ट नहीं किया बल्कि इस सेट को इसकी प्रॉपर्टी से डिफाइन कर दिया है। तो जब भी आप किसी सेट को उसकी प्रॉपर्टी से डिफाइन कर देंगे तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स यहाँ पे एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स इज ए कंट्री। सेम केस में थर्ड एग्जाम्पल देखें तो थर्ड एग्जाम्पल में हमने सेट लिया है सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ए ई आई ओ एंड यू। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में सी सेट लेट कर लेते हैं। इसके एलिमेंट्स ए ई आई ओ एंड यू है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए वाइवल।
एक्स सच दैट एक्स इज ए वाइबल, ये इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। फोर्थ एग्जांपल हमने डिस्कस की है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। तो इनफैक्ट इस सेट को अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में इस सेट को लिखना इम्पॉसिबल है। सो हम इसको यूं लिख लेते हैं, D इज इक्वल टू A सच दैट A is a matrix of order 2। तो यहां पे नोट करें कि सेट जो है इसके एलिमेंट क्योंकि इट सेल्फ मैट्रिसेस हैं, सो हमने जो नोटेशन यूज किया है वो सेट के एलिमेंट्स के लिए भी अपर केस लेटर यूज कर लिए हैं, लोअर केस लेटर यूज नहीं किए, बिकॉज यूजली हम मैट्रिसेस को अपर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां तक हमने सेट की डेफिनेशन और इसकी चंद एग्जांपल्स डिस्कस की। नोट करें कि नॉर्मली हम जब सेट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे सेट को डिफाइन करते हुए जस्ट मैंने कहा कि कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का वर्ड हमने यूज नहीं किया। तो सेट थ्योरी में इन केस के अगर 1 1 2 3 आ जाए तो इसको भी हम सेट ही ट्रीट करेंगे, बट ये सेट सेम है जैसे 1 2 3। सो इन दोनों सेट्स में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। अब सेट्स की एग्जांपल्स में हमने देखा कि कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, और कुछ एग्जांपल्स हमने ऐसे देखी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स जो हैं वो इनफाइनाइट है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? अ सेट इज फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ different elements, that is if in counting the different members of the set the counting process can come to an end, otherwise a set is infinite। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की कि फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 7, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, सो ये एक फाइनाइट सेट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ले लें ऑफ ऑर्डर 2, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। से मैं इसको भी कह लेता हूं, ए सच दैट ए इज ए मैट्रिक्स of order 2। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। सिमिलरली अगर आप इस सेट को डिस्कस करें x सच दैट x इज ए रूट ऑफ से x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, इसको डिस्कस करते हैं। बिकॉज ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा दिस इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। तो क्योंकि इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, सो ये एक फाइनाइट सेट है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 2 एंड सो ऑन। इस सेट को हम डिस्कस करें, क्योंकि हमने जो सेट की डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक ये एक सेट है, बट इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स देखें तो जस्ट 1 और 2 ही हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट, D is a finite set. So ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया है कि अगर सेट में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट हो तो सेट को हम फाइनाइट कहेंगे, और अगर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। अब एम्प्टी सेट जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? सो एम्प्टी सेट इज कंसीडर्ड टू बी फाइनाइट बिकॉज इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। सो एम्प्टी सेट इज कंसीडर्ड टू बी फाइनाइट सेट। अब यहां तक तो हमने सेट को डिफाइन किया और सेट की डिफरेंट एग्जांपल्स देखी और सेट को क्लासिफाई किया एज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। अब टू सेट्स इक्वल कब होते हैं? Set A is equal to set B if they both have the same members. For example, जैसे A सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और B सेट ले लेते हैं 3 1 2 एंड 4। ये ऑर्डिनरी सेट्स हैं, सो इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो A इज इक्वल टू B। सिमिलरली अगर हम A सेट ले लें 1 2 और B सेट ले लें 1 1 2, देन A इज इक्वल टू B है। इसी तरह अगर हम एक सेट ये वाला A ले लें x such that x square minus 3x plus 2 equal to 0 और B सेट ले लें से 1 और 2, तो चेक करते हैं कि आया ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं है। अब A सेट के एलिमेंट्स बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं, तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो इसके रूट आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। सो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। x इज टेकन एज कॉमन x माइनस 1, माइनस 2 इज टेकन एज कॉमन x माइनस 1, x minus 1 is taken as common inside x minus 2 equal to 0. This implies x equal to 1 or 2. So A set basically 1 2 है और B set भी हमारे पास 1 2 है, so A is equal to B. अब नेक्स्ट, जो सेट्स इक्वल नहीं होंगे उन्हें हम अनइक्वल सेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल A सेट अगर हम 1 2 3 4 ले लें और C एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड से 5, देन A इज नॉट इक्वल टू C। रिकॉल दैट कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट X किसी सेट से बिलोंग करता है तो मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं x इज ए मेंबर ऑफ A, x बिलोंग्स टू A, और अगर x
ए से बिलोंग नहीं करता तो सिंबॉलिक लॉजिक में हम इसको इस तरह लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बेसिकली बिलोंग या डज नॉट बिलोंग मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अब हम डिफाइन करते हैं सबसेट्स को। इफ एवरी एलिमेंट इन ए सेट ए इज आल्सो ए मेंबर ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट, और इसको लिए जो सिंबल है वो हम यूज करेंगे ए सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल ए इन केस हम लेते हैं 1 2 और बी सेट ले लेते हैं 1 2 3। तो every element of A is also an element of B, so A is a subset of B. इसी तरह अगर हम A set again root of this quadratic equation ही लें और B set हम ले लेते हैं 1 2 7 9, तो A सबसेट ऑफ B है। मैथमेटिकली A सबसेट ऑफ B प्रूव करने का प्रोसीजर ये होता है कि हम X बिलोंग्स टू A लेते हैं और यहां से अगर ये फॉलो हो जाए कि X बिलोंग्स टू B, ये बेसिकली फॉर ऑल X के लिए हम बात कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, तो इस केस में A सबसेट ऑफ B बन जाता है। अब अगर B सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हों जो A में ना हों, जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो A इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इसको सिंबॉलिकली हम A प्रॉपर सबसेट ऑफ B लिखा करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि सबसेट प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ये बनी कि फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B, तो हम लिखा करेंगे A सबसेट ऑफ B। इसकी कंट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन ये है कि इफ X डज नॉट बिलोंग्स टू B implies X does not belongs to A, then A is subset of B. तो sometimes ये कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन मोर यूजफुल होती है किसी भी सेट को डिस्कस करने में, सेट और उसके सबसेट को डिस्कस करने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये थ्योरम नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। टारगेट हमारा फर्स्ट थ्योरम में ये है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। लेट अस सपोज आर्बिट्ररी सेट हम A लेते हैं, तो हम प्रूव करते हैं फाई डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो यहां पे देखें कि कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन जो है सबसेट की वो ज्यादा यूजफुल है कि अगर मैं X डज नॉट फ्रॉम A लेता हूं, देन क्लियरली X does not belongs to phi, because phi set null set है, empty set है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, सो ये X भी नहीं होगा। Therefore कंट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन से phi सबसेट ऑफ A प्रूव हो गया। इसी थ्योरम का सेकंड पार्ट है इफ A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Given A is subset of B
and B is subset of C. To prove A is subset of C. तो अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम x एक एलिमेंट A में लेंगे और शो कर देंगे कि वो आर्बिट्ररी एलिमेंट C से भी बिलोंग करता है. सो लेट x belongs to A as A is subset of B. So by definition of subset, this implies x belongs to B. As x belongs to B and B is subset of C, again by definition of subset, x belongs to C. So हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट x A सेट में लिया, शो कर दिया कि x एलिमेंट C सेट में है. So by definition of subset, A is subset of C. Recall that कि अगर A, B, C रियल नंबर्स हों और A लेसर इक्वल टू B हो एंड B लेसर इक्वल टू C हो, तो दिस इंप्लाइज A लेसर इक्वल टू C. तो हम कहते हैं कि लेसर इक्वल जो रिलेशन है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है. तो यहाँ भी हमने देखा कि अगर हम A सबसेट ऑफ B लें एंड B सबसेट ऑफ C लें तो यहाँ से फॉलो हो जाता है कि A सबसेट ऑफ C. इट मीन्स inclusion relation mean relation of subset is a transitive relation. तो इस थ्योरम के दोनों पार्ट्स में हमने देखा कि किसी सेट A को अगर सबसेट ऑफ B प्रूव करना हो तो वर्किंग रूल्स क्या हैं कि आप आर्बिट्ररी एलिमेंट x फर्स्ट सेट में लें और शो कर दें कि वो आर्बिट्ररी एलिमेंट सेकंड सेट से भी बिलोंग करता है. यहाँ ही आपने देखा कि सबसेट की जो कंट्रापॉजिटिव डेफिनेशन है वो भी सम टाइम वर्क करती है. इनफैक्ट जब भी हम फंक्शन में इस तरह का कोई रिलेशन देखेंगे कि जहाँ सबसेट की ऑर्डिनरी डेफिनेशन वर्क नहीं कर रही तो वहाँ हम फिर कंट्रापॉजिटिव डेफिनेशन से सबसेट प्रूव करने की कोशिश करेंगे. अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेट के जो मेंबर्स हैं वो जरूरी नहीं कि ऑलवेज नंबर हों. तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो इटसेल्फ सेट्स हों. तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स भी सेट्स हों उसको सेट ऑफ सेट्स कहते हैं. इफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर आल्सो सेट्स देन सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स. इसकी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट हम A ले लें जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड से 4, 5, 6, तो ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट इटसेल्फ सेट्स हैं. तो ये A जो है ये सेट ऑफ सेट्स है. इसी तरह अगर आप ये वाला सेट देखें, से इसके एलिमेंट 2, 3 सेट एंड 4, 5 सेट है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कुछ एलिमेंट सेट्स हैं और कुछ एलिमेंट नंबर है. तो ऐसे सेट को सेट ऑफ सेट्स नहीं कहते. सेट ऑफ सेट्स हम उसी सेट को कहेंगे जिसके सारे एलिमेंट्स सेट्स होंगे. यहां एक चीज और क्लैरिफाई करते चले हम कि नॉर्मली आपने टोपोलॉजी के कोर्स में देखा होगा या इन सम थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई कलेक्शन ऑफ सेट्स लेते हैं
तो उसके लिए हम अपर केस लेटर जो है इनको एज ए नोटेशन नहीं लेते। उस केस में हम ग्रीक लेटर्स जो है, फॉर एग्जांपल ए इज दिस सेट 1 2 3। अब क्योंकि इस कलेक्शन के एलिमेंट्स इटसेल्फ सेट्स हैं और सेट्स को हम अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं, सो सेट का जो नाम रखते हैं देन वो हम ग्रीक लेटर्स ए से बी, गैमा, इस तरह के सिंबल्स फैमिली ऑफ सेट्स को डिनोट करने के लिए यूज कर लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जो हम डिस्कस करते हैं सेट ऑफ सेट्स की, वो किसी भी सेट का पावर सेट होता है। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि पावर सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है और पावर सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। The family of all subsets of a set, say S, is called power set of S. For example, अगर से S सेट में 3 एलिमेंट्स हैं A, B, C, तो आप कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स लिखें तो इसके सबसेट बन जाएंगे फाई A, B, C, AB, AC, BC and ABC, that is S। तो नोट करें कि इसमें टोटल सेट्स कितने इन्वॉल्व हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S आ गया। तो इसको हम पावर सेट ऑफ S कहेंगे और इसके लिए नोटेशन 2 पावर S और पावर सेट ऑफ S यूज की जाती है। नेक्स्ट, इनफैक्ट अगर किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो तो हम जानते हैं कि पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S 3 है, तो दिस implies number of elements in power set of S is equal to 2 power 3, that is 8. In fact, इस रिजल्ट को हम जर्नल डिस्कस करें तो अगर हमारे पास S सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो, देन पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 पावर n होते हैं। आप ऑब्जर्व करें कि जैसे मैंने ये 3 एलिमेंट्स लिए थे एक सेट S में, तो सबसे पहले हमने वो सेट बनाया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, देन ऑल सिंगलटन सेट्स, उसके बाद 2 एलिमेंट्स वाले सेट एंड फाइनली 3 एलिमेंट्स वाले सेट्स। वो एक ही सेट है S इसमें। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S n है तो पावर सेट में टोटल इतने एलिमेंट्स होंगे। अब अगर हम देखना चाहें कि कितने सबसेट्स ऐसे बनेंगे S के जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उनकी तादाद NC0 होगी, बिकॉज NC0 1 के इक्वल होता है। तो एम्प्टी सेट वो वाइड सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। फिर सिंगलटन सेट्स कितने बनेंगे, ये भी हम कॉम्बिनेशन रूल से निकाल सकते हैं कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं S सेट में, तो ऐसे तमाम सेट्स जो एक एलिमेंट कंटेन करेंगे, तो ये बेसिकली सिलेक्शन का प्रॉब्लम है कि सिलेक्शन ऑफ 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट। तो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो NC1 बनेंगे। इसी तरह 2 एलिमेंट्स वाले सेट्स NC2, 3 एलिमेंट्स वाले सेट्स NC3 एंड सो ऑन। लास्टली ऐसे सेट्स जिनमें n एलिमेंट्स आएंगे वो NCN, वो एक ही सेट आएगा जो सेट इटसेल्फ है। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक रिजल्ट है कि ये सम जो है
ये 2 पावर n के इक्वल होता है। तो ये इस फैक्ट का प्रूफ था कि अगर एस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 पावर n होते हैं। यहां तक हमने सेट को डिफाइन किया और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जैसे सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम 2 डिफरेंट सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स को आप देखें तो रियल नंबर्स आर कंपेयरेबल। लेट अस सपोज 2 नंबर और 5 नंबर को कंपेयर करना हो तो 2 इज लेस देन 5। तो सेम केस में आया हम सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है यस, इफ ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए हो तो इस केस में सेट कंपेयरेबल हो गए। लेकिन अगर ए सबसेट ऑफ बी ना हो और ना ही बी सबसेट ऑफ ए हो तो इस केस में सेट कंपेयरेबल नहीं है। यानी सेट कंपेयरेबल उसी वक्त होते हैं जब ए सबसेट ऑफ बी हो या फिर बी सबसेट ऑफ ए हो, अदरवाइज सेट्स आर नॉट कंपेयरेबल। अब ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कोर्स में इन डिटेल मैंने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ज्योमेट्री क्यों जरूरी होती है। नेक्स्ट, जब सेट थ्योरी डेवलप हो गई तो ये सोचा गया कि सेट्स को क्या हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज डायग्राम जो है ये इजी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी सेट की। व्हेन आयलर डायग्राम्स, अ सिंपल एंड इंस्ट्रक्टिव वे ऑफ इलिस्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स इज इन द यूज ऑफ सो कॉल्ड व्हेन आयलर डायग्राम, और समटाइम इसको व्हेन डायग्राम्स कह देते हैं। एंड इन व्हेन डायग्राम्स सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लेन एरियाज। यूजली हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सर्कल्स और रेक्टेंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी कंपेयरेबल सेट्स हैं, जैसे ये इनर सेट से ए है, ये आउटर सेट बी है, तो ये मैंने कंपेयरेबल सबसेट, तो ये मैंने कंपेयरेबल सेट्स ए और बी को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। और इस डायग्राम को आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि ए सेट का साइज या जो प्लेन एरिया है वो इंक्लूड हो जाता है बी सेट के इस सर्कल में। इसी तरह अगर ए और बी कंपेयरेबल नहीं है तो ये केस मैंने रिप्रेजेंट किया इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 से ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इनका ओवरलैपिंग एरिया है। तो इस केस में सेट्स कंपेयरेबल नहीं है, बट स्टिल हम इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये केस तब है जब ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज इनकी इंटरसेक्शन 5 है। तो इस केस में जो वेन आयलर डायग्राम है वो ये बनेगी कि ए और बी जो प्लेन एरियाज हैं इनमें कॉमन एरिया नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल से ये हम ले लेते हैं कि ए सेट है 1 2 3, बी सेट है से 3 4 6 7। तो ए और बी की वेन डायग्राम क्या बनेगी? तो ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम एक सर्कल से, बी को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक सर्कल से। तो ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट्स हैं 3 4 6 एंड 7।
तो आप नोट करें कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट 3 था, तो 3 एलिमेंट को हमने कॉमन शो किया है एंड बाकी एलिमेंट जो है वो एक सेट में तो है बट दूसरे सेट में नहीं है। सिमिलरली अगर ए और सी हम एक सेट से ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो अब ए और सी की वेन डायग्राम क्या होगी कि ए सेट 1 2 3 एंड सी सुपर सेट ऑफ ए है, दैट इज ए सबसेट ऑफ सी है। तो सी को हम इस सेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिसके एलिमेंट 1 2 3 कॉमन है और इनके अलावा एलिमेंट सी में है 4 और 5। तो इस तरह अगर हमें डिफरेंट सेट्स दिए जाएं तो हम उनको डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हम देखेंगे कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने में। अब सेट्स को जिस तरह हमने वेन डायग्राम में एक्सप्रेस किया, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक और वे जो है वो है लाइन डायग्राम। An other useful and instructive way of illustrating the relationship between sets is in the use of so-called line diagrams. If A is a subset of B, then we write B on a higher level. For example, say अगर A subset of B है तो इनको लाइन डायग्राम में हम यूं रिप्रेजेंट करेंगे कि सुपर सेट को हम हायर लेवल पे रखेंगे और सब सेट को लोअर लेवल पे रखेंगे। जैसे अगर मैं ये 2 सेट्स दूं, A इक्वल टू ए बी एंड B इज इक्वल टू ए बी सी, तो क्लियरली A सबसेट ऑफ B है, तो इनकी जब आप लाइन डायग्राम बनाएंगे तो आप B को हायर लेवल पे रखेंगे और A को लोअर लेवल पे रखेंगे। इसी तरह अगर मैं फर्दर इसमें 2 सेट्स डिफाइन करूं, से एक सेट C है A और एक सेट D है से B, तो फर्दर इस लाइन डायग्राम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि C सबसेट ऑफ A है तो C A से लोअर लेवल पे आ जाएगा और D भी सबसेट ऑफ A है तो D को भी सबसेट ऑफ A शो करेंगे। बट C और D में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो इनके दरमियान कोई लाइन डायग्राम नहीं आएगी। तो ये अगर मोर देन 1 सेट्स आपको दिए जाएं जो एक दूसरे में इंक्लूड हों तो उनकी लाइन डायग्राम यूं ड्रॉ की जाती है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। कंस्ट्रक्ट पॉसिबल वेन डायग्राम्स ऑफ सेट्स ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन डायग्राम। यानी अब लाइन डायग्राम गिवन है और लाइन डायग्राम को यूज करके हमने वेन आयलर डायग्राम ड्रॉ करनी है सेट की। अब इसमें ऑब्जर्व करें कि जो लाइन डायग्राम गिवन है, ए हायर लेवल पे है, बी उसका सबसेट है और सी और डी जो है ये सबसेट्स ऑफ बी है। इट मींस क्योंकि ए हायर लेवल पे है तो ए सुपर सेट है से ये ए है, बी इसका सबसेट है से ये बी, फर्दर सी और डी जो है ये सबसेट्स ऑफ बी है। तो सबसेट्स है तो 2 ऑप्शन है कि या तो ये इंटरसेक्ट करेंगे या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये पहली जो वेन डायग्राम मैं बना रहा हूं ये इंटरसेक्शन केस को शो कर रहा हूं कि ये सेट डी सी है और ये सेट डी है। तो ये एक पॉसिबल वेन डायग्राम है इस लाइन डायग्राम की। इसी तरह एक और ऑप्शन इसमें ये है कि से ये ए सेट, ये इसका सबसेट बी और इन केस सी और डी डिसजॉइंट हुए, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि सी और डी जो हमने सेट लिखे थे वो डिसजॉइंट थे, तो
सी ये सेट हो गया और डी ये सेट हो गया। आप नोट करें कि अगर आपको लाइन डायग्राम गिवन है तो आप उससे वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और वेन डायग्राम ज़रूरी नहीं कि यूनिक हो, जब आर्बिट्ररी सेट्स के लिए आप ड्रॉ करें। दो ऑप्शंस हैं इसमें, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज ए बी सी और डी की दी जाए तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इस लाइन डायग्राम से जो वेन डायग्राम बनेगी उसकी शेप क्या होगी। तो होपफुली इन लास्ट टू डेफिनेशंस में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जब हमें सेट्स गिवन हो किसी भी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हो या टेबुलर फॉर्म में हो, तो हम उनको डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि आप लाइन डायग्राम बनाएं। लाइन डायग्राम नॉर्मली यूजफुल होती है जब सेट्स कंपेयरेबल हों, और इन जनरल सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम वेन डायग्राम से। तो यहां तक हमने सेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबसेट प्रूव करना है, और इसके बाद सेट को ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेट्स को ज्योमेट्रिकली हम वेन या लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेन डायग्राम्स क्या हैं, प्लेन एरियाज होती हैं जो यूजुअली सर्कल या रेक्टेंगल्स ली जाती हैं। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हम सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह नंबर्स पे मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी अगर हमसे रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और रियल नंबर को किसी नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक बाइनरी ऑपरेशंस थे जो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइन हुए। तो यहां हम चंद एक बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे सेट्स के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन का। The union of two sets A and B is the set of all elements which belongs to A or to B or to both। और सिंबॉलिकली इसको हम यूं लिखेंगे, A is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B। और इसमें यूनियन के लिए हम नोटेशन यूज करेंगे A यूनियन B की, या इसको फर्दर आप देख सकते हैं कि हम यूं लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो ये बेसिकली सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स होता है जो A में हो या फिर B में हो या फिर दोनों में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ए अगर हम 1 2 3 ले लें, बी ले लें 3 4 6, तो ए यूनियन बी जो सेट बनेगा वो 1 2 3 4 6 बनेगा। इसी तरह अगर हम बी यूनियन ए फाइंड करें तो ये 3 4 6 एंड 1 2 आ जाएगा। बिकॉज ये ऑर्डिनरी सेट्स हैं, ऑर्डर्ड सेट्स नहीं है, सो 3 4 6 1 2 में अगर एलिमेंट्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखें तो ये 1 2 3 4 एंड 6 है। तो यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होते हैं। तो इनफैक्ट जस्ट इस डेफिनेशन को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि यूनियन इज ए ऑपरेशन, बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं आप, कि यूनियन इज ए बाइनरी ऑपरेशन जो हम सेट्स पे डिफाइन करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज
जैसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको एग्जांपल से बताई कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। सेकंड प्रॉपर्टी A is subset of A union B and B is subset of A union B। थर्ड प्रॉपर्टी A union B implies third property A is subset of B implies A union B is equal to B and A is equal to A union A। यहां पे जस्ट नोट करें कि इनका सपोज ये एक सेट A है और ये इसका एक सबसेट B है, तो A यूनियन B जो है वेन डायग्राम में ये शेडिड रीजन होगा ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो A में हूं और B में हूं या दोनों में हूं। तो ये टोटल A यूनियन B जो है इस केस में A के इक्वल है बिकॉज B इज ए सबसेट ऑफ A। B सबसेट ऑफ A है। इसी तरह अगर A और B ओवरलैपिंग सेट्स हों तो ये कॉमन पोर्शन है, तो ये टोटल जो शेडेड रीजन हम शो कर रहे हैं दैट इज होल सेट A एंड B, ये शेडेड रीजन A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर सेट डिसजॉइंट्स हैं, जैसे ये A है ये B है, तो इस केस में यूनियन ये होल शेडेड रीजन होगा, ये A यूनियन B के इक्वल होगा। अब जस्ट क्विकली हम इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे अगर हमने ये प्रूव करना हो कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A हो, तो इसका प्रूफ एक तो आप थ्रू वेन आयलर डायग्राम देख सकते हैं और दूसरा इसका प्रूफ इस तरह से कि A यूनियन B इक्वल है X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो इस सेट में क्योंकि ये ऑर्डर्ड सेट नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A, और ये अब इनफैक्ट B यूनियन A के इक्वल है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ था कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। सेकंड प्रॉपर्टी गिवन है A सबसेट है A यूनियन B का, और इसी तरह हमने प्रूव करना है कि B सबसेट है A यूनियन B का। तो सेकंड प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए सबसेट की हम बेसिक डेफिनेशन फॉलो करते हैं। लेट X बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A यूनियन B, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन X A यूनियन B में होगा बिकॉज X A से बिलोंग कर गया है। देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि B सबसेट होगा A यूनियन B का। अब नेक्स्ट केस इंटरेस्टिंग है कि इफ A इज सबसेट ऑफ B implies A यूनियन B is equal to B। तो थर्ड के प्रूफ के लिए गिवन है A सबसेट ऑफ B है और हमने प्रूव करना है कि A यूनियन B इक्वल टू B होता है। तो इसके लिए A सबसेट ऑफ B है और ये यूनियन आपने B के इक्वल शो करनी है, तो लेट कर लें कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। अब क्योंकि A सबसेट ऑफ B है तो दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B, देयरफॉर A यूनियन B is subset of B। Recall that A equal to B को another way हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, if and only if A is subset of B and B is subset of A। अब हमने शो ये करना है कि B सबसेट है A यूनियन B का, तो लेट कर लेते हैं X belongs to B। डेफिनेटली अगर X B में है तो A यूनियन B में कन्फर्म होगा, देयरफॉर B सबसेट है A यूनियन B का।
तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करें तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ जाएगा। सिमिलरली आपने नेक्स्ट पार्ट ट्राई करना है, ए इक्वल है ए यूनियन ए के। अब दूसरा ऑपरेशन जो हम सेट पे डिफाइन करते हैं वो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। और सिंबॉलिकली इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं और इसकी डेफिनेशन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और एंड के लिए नोटेशन हम ये यूज कर लेते हैं। अब इसकी पॉसिबल वेन डायग्राम्स, अगर ये इस तरह हो कि ए और बी कंपेरेबल हो, दैट इज बी सबसेट ऑफ ए, तो इस केस में कॉमन प्लेन एरिया जो आता है वो बी सेट है, तो ये बी जो होगा ये इस केस में ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये सेट ओवरलैपिंग हो तो इस केस में कॉमन एरिया यानी वो पॉइंट जो ए में भी है और बी में, वो ये वाला शेडेड रीजन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड थर्ड पॉसिबल कि अगर ये सेट नॉन ओवरलैपिंग है तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आएगा और कोई एरिया शेड नहीं होगा। तो ये पॉसिबल वेन डायग्राम्स थी फॉर ए इंटरसेक्शन बी। जस्ट लाइक यूनियन, इसकी भी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी भी होता है, और ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। एंड लास्ट वन इज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगेन आप इसको रीराइट कर सकते हैं बिकॉज ये नॉन ऑर्डर्ड सेट्स हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। So this is equal to B intersection A. तो A intersection B equal है B intersection A के। रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने सबसेट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है और इन सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। अब थर्ड बाइनरी ऑपरेशन जो हम सेट्स पे डिफाइन करते हैं वो डिफरेंस का ऑपरेशन है। The difference of two sets A and B is the set of elements which belongs to A but which do not belongs to B. That is A difference B x such that x belongs to A and x does not belongs to B. अब इस केस में जो पॉसिबल डायग्राम्स बनती हैं से ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये शेडेड रीजन जो है ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए में है बट बी में नहीं है, तो ये ए माइनस बी है। इसी तरह अगर ये डॉटेड रीजन आप देखें तो ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो बी में है बट नॉट इन ए, तो ये बी माइनस ए के इक्वल है। एंड ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। यहां नोट करें कि अगर हम ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए बी माइनस ए की यूनियन लें तो हमारे पास ए यूनियन बी यानी इंटायर रीजन जो है वो शेड हो जाता है। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन थी। इनफैक्ट डिफरेंस का ऑपरेशन आप अगर ऑब्जर्व करें एक एग्जांपल से कि अगर हम A 1 2 3 ले लें और B से 3
4 5 ले लें तो A डिफरेंस B जो है ये 1 2 के इक्वल है और B डिफरेंस A जो है ये 4 5 के इक्वल है। तो यहाँ हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि A डिफरेंस B इज नॉट इक्वल टू B डिफरेंस A, दैट इज ऑपरेशन ऑफ डिफरेंस इज नॉन कम्यूटेटिव इन जनरल। और इसी तरह सेकंड डायग्राम ये पॉसिबल था कि ये नॉन ओवरलैपिंग सेट्स होते, तो इस केस में A डिफरेंस B इंटायर सेट A बन जाता है और इसी तरह अगर B डिफरेंस A निकालेंगे तो वो इंटायर सेट B के इक्वल आ जाएगा। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी से ये सेट A है, ये सेट B है, तो अब A डिफरेंस B ये शेडेड रीजन आएगा जो B का इनर है, B का आउटर है और A का इनर है, ये A डिफरेंस B को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेन प्रॉपर्टी जो हमने ऑब्जर्व की कि डिफरेंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है और डिफरेंस का ऑपरेशन जो है ये नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर है। अब इसमें प्रॉपर्टीज, इसकी 2 प्रॉपर्टीज हम स्टेट कर रहे हैं कि A माइनस B इज सबसेट ऑफ A एंड सेकेंड वन इज A माइनस B इंटरसेक्शन विद B, ये एम्प्टी सेट होता है। फर्स्ट का प्रूव हम देखते हैं। लेट X belongs to A minus B. This implies X belongs to A and X does not belongs to B. As X belongs to A, in particularly हम देखें तो X A में है, therefore by definition of subset A minus B is subset of A. और second property का proof, as phi is subset of A minus B intersection B because empty set is subset of every set. अब हम A minus B intersection B को subset of phi प्रूव करते हैं। Let X belongs to A minus B intersection with B. This implies X belongs to A minus B and X belongs to B. This implies X belongs to A and X does not belongs to B and X belongs to B. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि अगर हम A माइनस B इंटरसेक्शन B में से एक पॉइंट लें तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पे कंट्राडिक्शन आ जाती है कि X B में है भी और नहीं भी है। तो इट मीन्स A माइनस B इंटरसेक्शन B ये फाई का सबसेट है। 1 और 2 को कंबाइन करें तो A माइनस B इंटरसेक्शन B फाई के इक्वल है। और इसका एक और प्रूफ आप वेन डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि अगर ये A सबसेट हो, ये B हो, तो A माइनस B ये सेट है और इसकी अगर क्लियरली B के साथ इंटरसेक्शन लें तो कॉमन रीजन कोई नहीं आता। सो दिस इंप्लाइज A माइनस B इंटरसेक्शन विद B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। लास्टली हम जो ऑपरेशन सेट्स पे डिफाइन कर रहे हैं वो कंप्लीमेंट का ऑपरेशन है। कंप्लीमेंट से पहले हम यूनिवर्सल सेट को देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज ए सेट विच कंटेन ऑल सबसेट्स अंडर कंसीडरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे 1 और 2 3 सेट्स को आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इनका यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं इन दोनों की यूनियन लेकर। 1 2 3 ये इसका एक यूनिवर्सल सेट आ गया। अब कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए को इस तरह हम डिफाइन करते हैं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट
x बिलोंग्स टू u, यहाँ u में यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। एंड थ्रू डायग्राम अगर से ये यूनिवर्सल सेट है, ये a सेट है, तो a कंप्लीमेंट ये रीजन होगा, ये शेडेड रीजन a कंप्लीमेंट है। तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करें इस डायग्राम में, a यूनियन a कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज a complement is subset of universal set। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम ये कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ a is subset of b then b complement is subset of a complement। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी हमें हेल्प करेगी मेयर थ्योरी में, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। थर्ड वन जो अभी आपको डायग्राम्स के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया, a यूनियन a कंप्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट एंड a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इज एम्प्टी सेट। एंड लास्ट वन, द वेल नोन डी मॉर्गन लॉ, a यूनियन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इसमें से जस्ट एक दो प्रॉपर्टीज का प्रूफ मैं दे देता हूं, बाकी प्रॉपर्टीज आपने खुद ट्राई करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, गिवन a सबसेट ऑफ b, टारगेट हमारा है b कंप्लीमेंट को सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट प्रूव करना। लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट, दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू b बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट। एज x डज नॉट बिलोंग्स टू b and given a subset of b, this implies x does not belongs to a। as x does not belongs to a, this implies x belongs to a complement, therefore b complement is subset of a complement। और लास्ट प्रॉपर्टी का हिंट मैं देता हूं कि इसमें सबसे पहले आपने a यूनियन b होल कंप्लीमेंट को सबसेट प्रूव करना है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का, एंड देन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट को सबसेट प्रूव करना है a यूनियन b होल कंप्लीमेंट का। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स ये दोनों सेट्स इक्वल होंगे। इसी तरह आपने रिमेनिंग प्रॉपर्टी सारी कंप्लीमेंट की वेरीफाई करनी है। एट द एंड जिस तरह हमने डिफरेंस का ऑपरेशन डिफाइन किया, तो हमने देखा कि डिफरेंस का ऑपरेशन नॉन कम्यूटेटिव है। अब सोचा ये गया कि क्या हम डिफरेंस से कोई नया ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं जो कम्यूटेटिव हो, तो उसके लिए सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन किया गया। तो a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोट होता है a डेल्टा b से, और इसकी डेफिनेशन होती है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। फॉर एग्जाम्पल, अगर a सेट 1 2 3 है, b सेट 3 4 5 है, तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल होगा a सिमेट्रिक डिफरेंस b। सबसे पहले a माइनस b सेट फाइंड आउट करें, विच इज 1 2 यूनियन विद b माइनस a सेट विच इज 4 5। सो a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज 1 2 4 एंड 5। अब डेफिनेशन से आप ऑब्जर्व करें कि अगर हम b सिमेट्रिक डिफरेंस a लें, तो ये बाय डेफिनेशन b माइनस a यूनियन a माइनस b के इक्वल है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल है b सिमेट्रिक डिफरेंस a। दैट इज ऑपरेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस इज कम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट आपने ट्राई ये करना है कि आया सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ये एसोसिएटिव है या नहीं।
तो ये हमारे आज के लेक्चर के रेफरेंसेस हैं। फर्स्ट बुक सेट थ्योरी एंड रिलेटेड टॉपिक बाय साइमोर लिप्सिस एंड सेकंड वन इज एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी बाय हर्बर्ट बी एंड ड्रॉटन। होपफुली आज के लेक्चर में आपने रिकॉल कर लिया होगा कि बेसिक और फंडामेंटल सेट थ्योरी जो हमने अप टू प्राइमरी लेवल पढ़ी थी वो क्या है, सेट्स पे ऑपरेशंस किस तरह डिफाइन किए जाते हैं और वो ऑपरेशन जो हैं वो किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।